मेरी परिभाषा है जो मैंने समझने और समझाने के लिए निकाली है। ठीक है, याद रखिएगा, अकाउंट किसी भी ट्रांजैक्शन में उपयोग में आने वाले जो हेड्स हैं, या फिर हम कह लें कि जिन दो चीजों के मध्य लेन देन या ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैं लोगों क्यों नहीं बोल, मैं बोल सकती हूँ जिन दो लोगों के मध्य ट्रांजैक्शन हो रहा है वो अकाउंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लोगों नहीं बोला, क्योंकि यदि मैं लोगो बोलती हूँ तो वो व्यक्ति हो जाता है, और जबकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, व्यक्ति, वस्तु, चीजें। ठीक है ना, तो किसी भी व्यक्ति के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है, किसी भी वस्तु के लिए ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये अलग बात है कि पैसा लेने और देने वाला व्यक्ति तो इंसान ही होगा ना, लेकिन वो जो इंसान है वो उसका नाम लिखने लायक है कि नहीं है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो रही है, क्या, कहाँ, कितना और क्यों। ठीक है, तो क्यों ओके, लेकिन क्या मतलब किसके बीच में, ये भी पता होना चाहिए ना। तो किसी भी लेन देन में यदि मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ तो तुम मुझसे पैसा ले रहे हो, तो बात टू वे हो गई। ओके, तो यदि ऐसा नहीं होगा कि मैंने तुम्हें पैसा दिया दिया तुमने मुझसे लिया भी, तो यहाँ पे दो लोग हो गए, एक मैं और एक तुम। यदि हम दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं तो मेरा नाम और आपका नाम एक अकाउंट के अंतर्गत आएगा, ये अकाउंट कहलाएगा, खाता। लेकिन यदि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, मैं आपको पैसा जरूर दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको पैसा आपको नहीं दे रही हूँ, आपके लिए नहीं दे रही हूँ, आपके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए दे रही हूँ। लाइक आप हमें पैसा दे रहे हो लेकिन आप मुझे नहीं दे रहे हो, मेरी जगह कोई भी होता तो आपको पढ़ाता, तो आप किस लिए दे रहे हो, आप ट्यूशन के पैसे दे रहे हो, आप कोचिंग के पैसे दे रहे हो। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, कोचिंग। टीचर कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन काम क्या हो रहा है आपका, पढ़वाना हो रहा है। ओके, तो जिस जो इम्पोर्टेंट है किसी भी लेन देन में, जो इम्पोर्टेंट होता है वो नाम हम लिखते हैं और उसको हम अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये तो ये समझने वाली भाषा, परंतु ये पारिभाषिक परिभाषा नहीं है, ये टेक्निक सही परिभाषा नहीं है। तो सही परिभाषा क्या होती है, सही परिभाषा ये होती है कि अकाउंट वो स्थान होता है जहां हम किसी भी एक प्रकार के ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। जैसे किसी किराने वाले के पास आपने एक कॉपी देखी होगी और जहां पर वो उधारियां लिखता है, ठीक है, तो क्या करता है, जब उधारी के पैसे आप चुकाने जाते हो तो वो सबसे पूरा इंडेक्स में से वो पन्ना नंबर देख लेता है और वो पन्ना खोलता है, उसमें आपको पैसा डाल। तो वो पेज नंबर क्यों है, वो दैट पेज नंबर इज अकाउंट, क्योंकि उस पेज पे उसी इंसान के बारे में लिखा है। तो अकाउंट बेसिकली एक खाता होता है, जैसे कि बैंक का खाता, मेरे बैंक के खाते में सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा किए गए लेन देन के बारे में ही लिखा होगा, आपके बारे में नहीं लिखा होगा। तो अकाउंट एक स्थान होगा। ठीक है, 3 शब्द हो गए, अकाउंट, अकाउंटिंग एंड बिजनेस। ठीक है, अब टैली ईआरपी 9, इसका क्या मतलब है, 9 तो वर्जन हो गया। ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अकाउंटिंग में तो हम केवल कैश का लेन देन कर रहे हैं, लेकिन यदि आप एक व्यापार चलाते हैं तो आप व्यापार में केवल कैश थोड़ा ना लेन देन कर रहे हैं, आप उस कैश के जरिए कुछ कुछ और भी काम करते हो। जब आप कैश करते हो तो खरीदते भी हो, सामान भी रखते हो, सामान रखते हो तो सामान का हिसाब भी रखते हो, दुकान बड़ी है तो लोग भी रखे, लोग रखे तो आपने उनकी सैलरी भी मैनेज करी, बहुत सारे काम है जो आप करते हैं। तो एक कंप्लीट एंटरप्राइज में जो जो भी काम होते हैं, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट का हिसाब आपको चाहिए। ठीक है, तो आपके कंप्लीट बिजनेस में जितना भी काम हो रहा है उस पूरे काम को यदि हमको मैनेज करना है तो ये ईआरपी जो है ये उसके लिए कंप्लीट एंटरप्राइज के रिसोर्स की प्लानिंग करना। सारा काम हम टैली से कर पाते हैं, नॉट ओनली अकाउंटिंग। अब यहाँ पे जब आपने टैली खोला तो आपके सामने ये एक स्क्रीन खुलती है, इसको हम स्टार्टअप स्क्रीन कहते हैं। स्टार्टअप स्क्रीन में ये है एक्टिवेशन, लाइसेंसिंग ऑपरेशन है, यदि आपको खरीदना है, किराए पे लेना है, रिन्यू करना है, तो ये ऊपर के ऑप्शंस होते हैं। नीचे है, यदि टैली आपको सुविधा देता है, कई लोगों के पास ना इतना स्पेस नहीं होता तो वो स्पेस भी खरीदते हैं, ऑनलाइन काम भी करते हैं, तो ये एक रिमोट यूजर के लिए भी रहता है कि आप लॉग इन करके उनके सर्वर पे काम करते रहो। एक होता है एजुकेशनल मोड, तो हमें इस पे काम करना है एजुकेशन, क्योंकि यही एक है जो फ्री में मिलता है और ये सीखने के लिए होता है। इस मोड में और असली वाले में क्या कमी है, बस एक चीज़ के अंतर है, वो ये है कि जो एजुकेशनल मोड है उसमें आप केवल डेट्स नहीं लिख सकते, बाकी सब कर सकते।
अब डेट्स नहीं लिख सकते तो बिना डेट के कैसे एंट्री होगी, डेट तो चाहिए। तो उसके लिए भी उन्होंने लिमिटेड कर दिया कि आप 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख, 31 मार्च इसकी एंट्री कर सकते हो, बीच की कोई तारीख 3 नहीं डाल सकते आप। तो किसी भी अकाउंटिंग में डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भैया 1 तारीख को ये खर्चे हुए, 2 तारीख को ये खर्चा हुआ, 3 तारीख को ये खर्चा हुआ, यदि डेट नहीं मालूम होगी कैसे चलेगा। तो बस वो डेट उन्होंने ब्लॉक करके रखी है, बाकी सब इसमें है। तो सीखने के लिए एजुकेशन मोड फ्री है, आप इस पे सीखते हैं। उसके बाद जब आप सीख जाते हैं उसके बाद आप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करके रियल सिस्टम पे जो है वो काम करते हैं, तब आप रियलिटी भी सीख जाते हैं कि वास्तव में लाइफ, प्रैक्टिकली लाइफ में जो है वो कैसे अकाउंटिंग होती है, कैसे अकाउंट्स होते हैं। तो देन आप फ्री हैं, चाहे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर लो या अकाउंट मैनेजमेंट कर लो या पेरोल मैनेजमेंट कर लो, जिस भी फील्ड में आपको। ओके, सो टैली एक ऐसा एडवांस एप्लीकेशन है जो कि आपको अच्छा खासा जॉब भी देता है, आप फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से भी काम कर सकते हो, जैसे भी चाहिए। एक जॉब ओरिएंटेड सब सॉफ्टवेयर। हमें सबसे पहले जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। इसको खोलने के 2 तरीके हैं, आप या तो ऐसे ऐसे जाके ऐसे जाओ और यहाँ पे एंटर दबाओ तो भी खुल जाएगा, या फिर यहाँ पर एक ये शॉर्टकट की लिखी हुई है डब्लू, है ना, पर डब्लू डब्लू दबाने से काम नहीं चलेगा। डब्लू के नीचे आप देखो एक छोटी सी लाइन डली हुई है, हल्की सी लाइन है। इस सिंगल लाइन का मतलब होता है ऑल्टर, ये ऑल्ट। यदि किसी के नीचे डबल लाइन होगी तो डबल लाइन का मतलब होता है कंट्रोल, सिंगल लाइन का मतलब है ऑल्ट। तो मैं यदि ऑल्ट डब्ल्यू करूंगी तो भले मेरा इस समय क्या सिलेक्शन है, मेरा सिलेक्शन है ये रिमोट, है ना, लेकिन फिर भी मैं ऑल्ट के साथ डब्ल्यू दबाऊंगी तो वर्क इन एजुकेशनल मोड खुल। और जैसे ही मैंने ऑल्ट डब्ल्यू किया मतलब एजुकेशनल मोड खोला तो ये मेरे सामने एक स्क्रीन आ गई। ये जो स्क्रीन है ये टैली की पहली स्क्रीन नहीं है, ये वो स्क्रीन है जहां पर हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे ऊपर है ये टाइटल बार, ये जो दिखाई दे रहा है प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैली, ये सब जो लिखा हुआ ये है सारी बटने हैं, ये सब बटने हैं। तो ये है हॉरिजॉन्टल बटन बार। अभी इसमें ये हाइड है क्योंकि यहाँ पे क्या करोगे ना, क्या प्रिंट करने के लिए कुछ है नहीं। ये जो है ये सारी भी बटने हैं, ये सब है ना, ये बटने हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टिकल बटन बार, ठीक है। ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये होता है इंफॉर्मेशन एरिया। यहाँ पर आपको मालूम चलता है कि आपके टैली कौन सा वर्जन है और कौन सी सीरीज है और कौन सा रिलीज है, कौन सा मोड है ना, सर्वर कौन सा है, ये सारी जानकारी जो है आपके सॉफ्टवेयर की सारी जानकारी आपको यहाँ पे नीचे मिलती है, ठीक है। इसके बगल में यहाँ पर ये जो है ये एरिया जो दिखा रहा है ये है कैलकुलेटर एरिया। यहाँ पे आपको कभी भी कुछ भी कैलकुलेट करना हो, अब अकाउंटिंग है तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बीच का एरिया है ये आपका कहलाता है वर्क एरिया, क्योंकि यहाँ पर आपको काम करना है। वर्क एरिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला वाला हिस्सा जो है ये इन्फो एरिया है, ठीक है ना, और ये वाला जो हिस्सा है ये मेन्यू एरिया है। इस इन्फो एरिया में आपको मालूम चलेगा कि आप कौन से पीरियड के लिए, किस वित्तीय वर्ष के लिए किस कंपनी का अकाउंट बना रहे हो, और आपने आखिरी लास्ट डेट ऑफ वाउचर एंट्री कौन सी थी, आखिरी में कौन सी तारीख को आपने वाउचर एंट्री करी थी, और आज कौन सी तारीख चल रही है, करंट डेट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर पता चलती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन एरिया है यहाँ पर आपको आप जिस कंपनी का अकाउंट बना रहे हो उसकी जानकारी मिलती है। ये सब बना रहता है परमानेंट? नहीं, ये बनाना पड़ता है, ठीक है। यदि आप नहीं बना रहे हो तो यहाँ पे ये खाली रहेगा, ये स्क्रीन ही नहीं रहेगी। तो ये स्क्रीन होती ही तब है जब आप अकाउंटिंग शुरू करते हो, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि यदि आप फ्रीलांसिंग काम करते हो और एक साथ 2-4 कंपनियों के अकाउंट एक साथ बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक साथ 2-4 कंपनियों को खोल भी सकते हो, जब मर्जी जिसका मर्जी अकाउंट आप बना सकते हो, जिसको क्लिक करोगे वही खुल जाएगा और उसी का अकाउंट आप यहाँ पे बना सकते हो एट द सेम टाइम। ये है, ये मेन्यू एरिया है, इसमें हर बार नया नया मेन्यू आता है। जैसे कि इस समय कौन सा मेन्यू है, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली एक ऐसा मेन्यू है जहां पर आपको अकाउंटिंग के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यहाँ से हम अकाउंटिंग करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला है मास्टर। मास्टर मतलब किसी भी अकाउंटिंग को करने के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए हमें कुछ नाम चाहिए होते हैं ना। जैसे कि एवीएम स्कूल को किसी स्टूडेंट ने फीस दी तो स्टूडेंट का नाम एक अकाउंट है, एवीएम स्कूल एक अकाउंट है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को थोड़ा ना मालूम है कि कौन सी कंपनी का अकाउंट बन रहा है और कि कौन किसको पैसे दे रहा है। तो जो नाम है अकाउंट्स
वो नाम हम इन मास्टर्स में क्रिएट करते हैं, हमें इसको बनाना पड़ता है। यही चीज जब हम कॉपी में लिखते हैं तो हमें कोई बनाना नहीं पड़ता, बस पेन उठाया लिख लिया। जब हम कॉपी में खर्चा लिख रहे होते हैं अपना, या कुछ भी दे रहे लिख रहे होते हैं, अपने क्या किया कि भैया बस का भाड़ा इतना रुपए, मिठाई इतना रुपए, हम बस लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्रिएट करना होता है, क्योंकि हमको उसके डेटाबेस में उसको स्टोर करना है, ताकि फ्यूचर में वो रिपोर्ट्स भी बना सके। और टैली इतना डिमांडिंग क्यों है? अकाउंटिंग में सबसे कठिन काम यदि कुछ होता है, वो होता है रिपोर्ट्स बनाना। हिसाब लिखना कठिन काम नहीं है, वो तो रोज का लिख लो। लेकिन रिपोर्ट बनाना बहुत कठिन काम है, कि भैया महीने भर में मैंने कितना खर्चा किया, कितना कमाया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या सही किया, क्या गलत किया। ये रिपोर्टिंग जो होती है, ये सबसे टेढ़ा काम होता है। और टैली की उपयोगिता इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये रिपोर्ट्स खुद ही बना देता है। देखिए रिपोर्ट सेक्शन है पूरा पूरा से, ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स खुद ही बना देता है। लेकिन ये अपनी मर्जी से सारी रिपोर्ट बना दे, उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो ऊपर का मास्टर्स एंड ट्रांजेक्शन वाला एरिया हम सही तरीके से यूज़ करें। तो मास्टर्स में हम वो सारे नाम क्रिएट करते हैं जो किसी भी ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी में एक दूसरा लिखा हुआ है पेरोल इन्फो। यदि आप सैलरी मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो किसी भी सैलरी मैनेजमेंट में किसी को सैलरी देना है, तो आप क्या करोगे? उस एम्प्लॉय का नाम लिखोगे, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, उसको तनख्वाह के रूप में क्या क्या मिलता है, बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, तो ये भी सब नाम ही हुए ना। तो ये सब क्योंकि तनख्वाह से संबंधित है, इसलिए उनको हम पेरोल में लिखते हैं। वो भी सब लेजर ही, लेकिन उनको हम सब यहाँ पे इसमें लिखते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब सामान। कौन सा सामान? एक शब्द होता है एसेट, एसेट मतलब संपत्ति, और एक होता है इन्वेंट्री। तो संपत्ति में और इन्वेंट्री में अंतर ये है कि संपत्ति मेरी वो होती है जो एक बार मैंने ली और हमेशा के लिए मेरी हो गई, जैसे कि ये कंप्यूटर, जैसे कि ये टेबल कुर्सी, फर्नीचर। लेकिन इन्वेंट्री मतलब वो सामान होता है जिसे हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए, और जिससे हम इनकम कमाते हैं। तो लिया अपन ने और उसे सेल कर दिया। हाँ, अब जैसे कि किराने की दुकान है, तो किराने की दुकान में जो काउंटर है वो उसका संपत्ति है, क्योंकि वो तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि वो काउंटर नहीं बेचता है। लेकिन उसके दुकान में जो किराना भरा हुआ है वो है उसका इन्वेंट्री, क्योंकि वो आज खरीदता है, फिर बेचता है, फिर खरीदता है, फिर बेचता है, खरीदता है, बेचता है। तो जो आप सामान, जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हो, वो चीज़ का हिसाब रखना है, तो इन्वेंट्री। कितना सामान खत्म हो गया, कितने आटे के पैकेट थे खत्म हो गए, कितने तेल की बोतलें थी लानी है, तो सामान का हिसाब किताब रखना वो होता है इन्वेंट्री। तो किसी भी दुकान में या किसी भी बिजनेस में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला तो कैश, दूसरा होता है कर्मचारी, तीसरा होता है सामान। तो कैश का हिसाब किताब रखना है अकाउंट इन्फो, कर्मचारियों का हिसाब किताब रखना है पेरोल इन्फो, सामान का हिसाब किताब रखना है इन्वेंट्री। ठीक है, हम को ये सब कुछ कब मिलेगा? ये सब कुछ हमें तब मिलेगा जब यहाँ पर कोई कंपनी खुली होगी। ठीक है, जब तक यहाँ पे कंपनी नहीं खुली होगी हमको ये सब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मास्टर्स है, मास्टर्स में हम केवल नाम ही लिख पाते हैं, ट्रांजेक्शन नहीं लिख पाते। ट्रांजेक्शन क्या है? कब किसने किसको कितना पैसा दिया और क्यों दिया, है ना। एक बच्ची आई, उसने मतलब आप ही आए, समझ लीजिए आप आए, आपने 2000 रुपए दिए, कब दिए, क्यों दिए, ये क्लियरली होना चाहिए। तो वो कहलाता है ट्रांजेक्शन, उसको लिखना, तो जिसके बदले में हमें रसीद मिलती है। तो ट्रांजेक्शन जो है वो चीज़ होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी काम से कुछ न कुछ पैसे देता है, और उसके बदले में उसको रिसिप्ट मिलती है, रिटर्न प्रूफ मिलता है, तो उसको हम कहते हैं वाउचर। तो ट्रांजेक्शन में वाउचर्स जनरेट होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो हमें एक वाउचर मिलती है, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें एक वाउचर मिलता है, साइड का फोलियो, है ना। जब आप किसी से पैसे लेते हो तो आप उसको एक वाउचर दे देते हो। जब आप उससे पैसे ले रहे हो तो मतलब आप मतलब वो कभी वो आपको देगा रसीद, कभी आप उसको रसीद दोगे, है कि नहीं। हम लोग भी करते हैं, हाँ, तो ये करते हैं तो उन्हें हम स्लिप देते हाँ, हैं ये चीजों का। तो ये जो चीजें हैं ये वो, तो वाउचर मीन्स क्या? वाउचर मीन्स द प्रूफ ऑफ रिटर्न, द रिटर्न प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। किसी भी किए गए लेन देन का लिखित सबूत जो होता है वो वाउचर कहलाता है। और उसमें सब लिखा रहता है, तारीख लिखी रहती है, उस व्यक्ति का नाम लिखा रहता है, वो सामान का नाम लिखा रहता है ना। तो और पैसा भी लिखा रहता है, तो वो कहलाता है ट्रांजेक्शन।
और ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर फिर 3 कैश का ट्रांजेक्शन करना होगा तो यहाँ पर है अकाउंटिंग वाउचर, सैलरी का ट्रांजेक्शन करना होगा तो यहाँ पर है पेरोल वाउचर, और सामान का ट्रांजेक्शन करना होगा तो यहाँ पर है इन्वेंट्री वाउचर। सैलरी के लिए पेरोल वाउचर, सामान का ट्रांजेक्शन करना है तो इन्वेंट्री वाउचर, और कैश का ट्रांजेक्शन करना है तो अकाउंटिंग वाउचर। ऊपर वाले जो 3 मास्टर्स में थे, हाँ उनका रिटर्न जो वाउचर्स है वो इसमें ट्रांजैक्शन वाला है। हाँ ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर जब ये कंपनी गेटवे ऑफ टैली खुली है तो ये किस किस चीज का अकाउंट, कौन सी कंपनी के अकाउंटिंग ऑप्शन दे रहा है, वो सौरभ क्रिएशन, ये हमारी कंपनी है। तो हमें जब कोई अकाउंटिंग करनी है तो सबसे पहले हमें वो कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए यहाँ पर ये बटन बार पे सबसे ऊपर एक बटन है F1। F1 मतलब सिलेक्ट कंपनी है, उसी के नीचे एक और F1 लिखा, देखिए दो F1 है। जो नीचे वाला F1 है उसके नीचे एक सिंगल लाइन है, इसका मतलब होता है ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 करेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। अब आपके सामने एक नई स्क्रीन खुल गई है, ये है आपकी टैली की पहली स्क्रीन, ठीक है। ये पहली स्क्रीन जो होती है ये आपके सॉफ्टवेयर की सेटिंग के लिए होती है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कंपनी करके अपनी बनाई हुई कंपनी को ओपन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हो ताकि आप रिमोटली काम कर सके, क्रिएट कंपनी कर सकते हैं ताकि आप कंपनी बना सके, बैकअप, बैकअप मतलब अपने ही डाटा का किसी दूसरे स्थान पे एक और कॉपी बनाना, तो बैकअप कर सकते हो। यदि आपने बैकअप करा है पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से वापस इसमें लेकर आना है तो रिस्टोर करना है, और क्विट, इसको बंद करना। इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर तो बटन्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप जब कोई सिलेक्शन करते हो तो एक अक्षर लाल रंग का हो जा रहा है, और यदि आप लाल नहीं हो रहा है मतलब तो वो डार्क तो दिख रहा है, बोल्ड है, ये कहलाती है हॉट कीज, इनको अपन हॉट कीज कहते हैं। ये भी शॉर्टकट कमांड होते हैं, परंतु उस पर जैसे कि मैं इस समय फिलहाल क्विट पे हूँ, लेकिन मुझे सिलेक्ट करना है, मतलब मेरे को मालूम है कि मेरे पास पहले से कंपनी बनी हुई है बट मुझे उसको ओपन करना है, तो मैं एस दबा दूँ, इतना 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 करूँगी, इतनी देर नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, तो मैं जस्ट एस दबाऊंगी, सेलेक्ट कंपनी ओपन हो जाएगी, और यहाँ मेरी सारी बनाई हुई कंपनियां दिखाई देंगी। मैं इसे इसमें से जो चाहे सेलेक्ट करूँ और खोल एंटर करूँ। ये मेरा कंपनी नहीं है क्योंकि पासवर्ड गलत है। तो एक और चीज़ याद रखिए, टैली में यूज़र नेम पासवर्ड खासतौर पे सिर्फ तभी डालना चाहिए जब आपको याद है, अदरवाइज वो फॉरवर्ड पासवर्ड ऑप्शन नहीं देता। दे रहा है कहीं, नहीं दे रहा। अब इस स्क्रीन से पीछे जाना है क्योंकि मेरे काम के है नहीं, तो ये एस्केप, पीछे जाने के लिए एस्केप, आगे बढ़ने के लिए एंटर, और ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए ये डाउन एरो या फिर शॉर्टकट की, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपनी क्रिएट करनी होगी। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट कंपनी, या फिर हम सीधे सी दबा दें, मेरे सामने एक फॉर्म खुल जाता है। ये फॉर्म है कंपनी क्रिएशन फॉर्म। इस फॉर्म में हम कंपनी क्रिएट करते हैं। पीजीडीसी में हमेशा एक प्रश्न आता है, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, उसमें आपको ये पूरा फॉर्म का वर्णन करना होता है, कैसे यहाँ तक पहुँचे और उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है। सबसे ऊपर होता है पाथ। पाथ मतलब सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर होगा, इस यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर होगा, पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर tally.erp9 का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक डाटा नाम का फोल्डर होगा, वहां जाकर आपकी कंपनी क्रिएट होगी। आपको यहाँ नहीं चाहिए तो आप बदल सकते, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी कहीं और बने, तो पहले चेक कर लेते हैं कहाँ बना सकते हैं हम। ये मेरे पास सी है, ई है, एफ है। मैं यदि एफ ड्राइव में बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ एफ ड्राइव में बने, तो एफ ड्राइव में मैं बना लूँ। यहाँ पे काफ़ी जगह है, 3 फोल्डर है, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पाथ बदलना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं मिटाऊँ, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगी एफ ड्राइव को दर्शाने के लिए कोलन्स और बैकस्लैश, एफ कोलन बैकस्लैश का मतलब होता है एफ ड्राइव। इसके अंदर आप चाहते हो टैली नाम का एक फोल्डर बन जाए, और उसके अंदर आप चाहते हो एक और बन जाए डाटा नाम का, ठीक है। तो देखो वहां पे मैंने नहीं बनाया राइट क्लिक करके, मैंने यहीं के लिख दिया मुझे जो भी चाहिए, वो क्या करेगा खुद ही बना देगा। एंटर। किस नाम से कंपनी बनाए हम,
किस चीज़ की कंपनी बनाए आप सजेस्ट करो, किस चीज़ की बनाना है? ऑर्डर की बना दीजिए। ओंडोर की, ओंडोर की बना लो, चलो ठीक है। ओंडोर एक इन्वेंट्री वाली कंपनी है जहाँ हम सामान रखते हैं। अब एक बार और बता दूँ, सामान द कंपनियाँ व्यापार दो तरीके के होते हैं। एक वो कंपनी होती है जिसमें आप केवल कैश का लेन देन करते हो, जैसे प्रेस की दुकान है ना, जैसे कि कोई धर्मशाला, हाँ। या फिर जैसे कोई डॉक्टर का क्लिनिक, या फिर किसी वकील का ऑफिस। वो लोग कोई सामान नहीं बेचते, केवल क्लाइंट आता है, पैसे लेते हैं, सलाह देते हैं, हो गया। तो इस तरीके की कंपनी जो है वो कहलाती है अकाउंट ओनली कंपनी। और एक प्रकार की कंपनी होती है जहां इंसान आता है, पैसे देता है, बदले में सामान लेकर जाता है, तो वो कहलाती है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। तो कंपनियां दो प्रकार की होती है, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। क्या होता है इसका? अकाउंट्स ओनली में हम मतलब जो केवल पैसे कैश का देता है। ट्रांजैक्शन होता है, और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में कैश के साथ साथ सामान का भी ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले अकाउंट्स ओनली कंपनी बनाते हैं। हम्म, अब अकाउंट्स ओनली कंपनी के लिए मैं क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, चलो हम डॉक्टर का क्लिनिक बनाते हैं। ठीक है, एक डॉक्टर का क्लिनिक बनाते हैं जो कि दवाइयाँ नहीं बेचता है, केवल प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है। ठीक है ना, तो आरोग्य क्लिनिक, ये ठीक है नाम, है ना? छोटा सा क्लिनिक है, लेकिन अकाउंटिंग तो उसको भी करनी पड़ेगी। मेलिंग नेम मतलब उसके क्लिनिक का या दुकान का या व्यापार का खुद का एड्रेस। अब एक बात और याद रखिए, जैसे सामान होता है ना, जैसे ये माउस है, कीबोर्ड है, कोई भी चीज होती है, वैसे व्यापार जो है वो कोई चीज नहीं होती है। व्यापार जब खोला जाता है तब हम व्यापार को एक नाम देते हैं, और व्यापार का नाम अपने आप में एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब एक व्यापार का अपना खुद का एक एड्रेस होता है, व्यापार का अपना खुद का एक बैंक अकाउंट होता है। ठीक है ना, तो व्यापार कोई एक दिखने वाली चीज नहीं है, व्यापार एक लोगों के द्वारा मिलकर चलाई जाने वाली एक यूनिट होती है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम उसको उठा के यहाँ रख दें, शिफ्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं। व्यापार हो सकता है कि ऑनलाइन चला लो, लेकिन व्यापार का एक नाम जरूर होता है ना, और उसका एक काम भी होता है। तो हम व्यापार को एक व्यक्ति की जैसे ट्रीट करेंगे तो थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। हम व्यापार के नाम से बैंक में अकाउंट भी खोलते हैं, ट्रांजेक्शन सब व्यापार के नाम से होते हैं। उदाहरण इसका यह है कि जब आप फीस देने जाते हैं, आप बताइए आप पीएससी की कौन सी कोचिंग जाते हैं? गई थी शिखर ICS। शिखर आईसीएस। अब आपसे मैंने पूछा कि पीएससी के लिए कौन सी कोचिंग जाते हैं, तो आपने नाम लिया शिखर आईसीएस। वहाँ पढ़ाने वाले बंदे का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि पढ़ाने वाले वहाँ बहुत होंगे जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कल को वहाँ पर यदि हिस्ट्री पढ़ाने वाले सर बदल जाएं तो आप वो कोचिंग जाना थोड़ा छोड़ दो। कोचिंग तो जाओगे आप, क्योंकि आपने वैसा तो वैसा नहीं कोचिंग लिया है, सर कोई नहीं पढ़ा है ना। तो जो अकाउंट होता है, जो बिजनेस होता है, उसका अपना एक नाम होता है और उसका अपना एक पता भी होता है। आप ये जरूर लिख सकते हैं, आपने दुकानों के ऊपर देखा होगा प्रोप्राइटर वगैरह कुछ कुछ लिखा रहता है, ठीक है नहीं? तो वो प्रोप्राइटर के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हो उस आदमी का नाम लिख दो, कौन किसकी कंपनी है, आरोग्य क्लिनिक, डॉक्टर विक्रम, है ना? होगा कहाँ कहाँ, कौन सी कॉलोनी लिखूं, चलो आराधना नगर, है ना, प्लॉट नंबर 130। ठीक है, भोपाल, हो गया। कंट्री यूके नहीं है, तो यहाँ पे जो चीज़ें पहले से हैं उसकी लिस्ट होती है। कंट्री आपने देख ली, कंट्री इंडिया। जैसे ही यहाँ इंडिया आया, यहाँ नीचे रुपीज आ गया। जब यहाँ यूके था तो यहाँ पर करेंसी भी दूसरी थी। आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे कर दिया होता, मान लो फिलीपींस, तो नीचे करेंसी पे ध्यान दीजिए, देखिए करेंसी चेंज,
Yes. फिलीपींस पीसो, Peace. ठीक है। तो कंट्री का नाम जैसे सिलेक्ट करेंगे आप वैसे ही नीचे करेंसी बदल जाएगी। स्टेट हमारा, स्टेट्स की भी लिस्ट है, स्टेट आ जाएगा। पिन कोड आपको खुद लिखना पड़ेगा। फोन नंबर आपने लिख दिया है। मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर यदि है तो नहीं है। ईमेल आईडी जरूर है। वेबसाइट यदि हो तो। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है ना। हम इसको कर देते हैं 1/4/22। हालांकि अभी आया नहीं 1/4/22, तो हर साल का 1 अप्रैल से वो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, मतलब आप लिखना कब से चालू कर रहे हो। तो मान लो दुकान उसने 1/4 को ही खोली है, तो 1/4 से उसने लिखना भी शुरू कर दिया। वरना यहाँ पर वो डेट आती है जिस दिन से आपने कैश का लेन देन शुरू किया। टेलीवॉल्ट पासवर्ड, ये है सिक्योरिटी कंट्रोल। आप नहीं चाहते कि आपका अकाउंट कोई देखे, आप उसको सिक्योर करना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन देके रखे हुए हैं, एक टेलीवॉल्ट पासवर्ड और एक सिक्योरिटी कंट्रोल। टेलीवॉल्ट में यदि मैं पासवर्ड डालूंगी तो मेरी कंपनी का नाम छुप जाता है, दिखाई नहीं देता किसी को। और यदि मैं सिक्योरिटी कंट्रोल में पासवर्ड डालूंगी तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे ऑडिट फीचर देगा और वो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन वाला ऑप्शन भी दे देगा, बहुत सारी चीज़ें दे देगा। तो फिलहाल मैं डाल रही हूँ यहाँ टेलीवॉल्ट पासवर्ड 123। बहुत वीक है पर याद रहेगा अपने को। रीटाइप 123। यहाँ वार्निंग है देखो, फॉरगेटिंग टेलीवॉल्ट पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। यदि आप भूल गए तो वो आपके डाटा को इनएक्सेसिबल कर देगा। सिक्योरिटी कंट्रोल यदि आपने यस किया तो पूछता है कि भैया नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बढ़ा दो। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में लिख देती हूँ ए, पासवर्ड डाल देती हूँ 123, रीटाइप कर देती हूँ 123। वार्निंग, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। आपको फॉरगेट नहीं करना है। यदि आप फॉरगेट कर देते हो तो वो फिर जो है आप अपने डेटा को इनएक्सेसिबल हो जाएगा आपका डेटा, आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो जब तक आवश्यक नहीं है, आप अकेले घर पे बैठ के बना रहे हो, वहाँ पर ऐसा कोई है नहीं, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर जहाँ बहुत सारे अकाउंटेंट्स हैं, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, वो लोग सब बैठ के काम कर रहे हैं, आपको डर है कि आपका काम कोई देख लेगा, कोई चीट कर लेगा। सो तब आप इसको यूज़ करते हैं। देन टेली ऑडिट फीचर, आप चाहते हैं कि टेली ऑडिट भी करके दे दे, इसको हमेशा नो रखिए। डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, ये नो ही रहना चाहिए। बाकी ये सारा कुछ पहले से लिखा हुआ। INR मतलब इंडियन रुपीज, सफिक्स अमाउंट टू सिंबल, आप चाहते हैं कि 2 4 5 ऐसे आगे रुपीज का साइन लगा हो, यदि चाहते हो तो यस करिए, नहीं चाहते हो तो नो करिए, कोई बंधन नहीं है। शो अमाउंट इन मिलियंस, आप चाहते हैं कि आपका अमाउंट मिलियंस में चले, नहीं हम तो इंडियंस हैं, लाख में चलेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, हमारे यहाँ 2 से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस नहीं होती हैं, है ना, क्योंकि 100 में तो फिर रुपया बन जाता है। दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम पैसा बोलते हैं। ओके, ये हो गई मेरी बात। देख रहे पासवर्ड ए खुल गई, ठीक है। सो ये था आपका कंपनी क्रिएशन, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका आगे का मैं बताऊंगी। ओके, चलिए।